खाली पड़ा है जंतर मंतर, लेकिन हमारे बच्चों को नहीं आने दिया। उम्र सीमा में छूट। प्रोटेस्ट नई दिल्ली में नहीं कर सकते आप। हम प्रोटेस्ट नहीं कर रहे सर, हम अपनी मांग रख रहे हैं। कहा ना भी, आप समझा है ना भी आपको। ये देखो आप दिल्ली पुलिस का ये मैं आपको रिकॉर्ड करके सर कह के समझा रहा हूँ मैं, प्लीज आप पेपर जाकर। अन्यथा 2024 में आपका झोला अगर नहीं उठवा दिया, हम फौजी नहीं, हमें गोली मरवा दो, हमें फांसी लगवा दो, हम डरने वालों में से नहीं है। दामदी काला पानी में डाल दे, हम फौजी हैं, हम डरने वाले में से नहीं है। धिक्कार, हमने चूड़ियां नहीं डाल रखी, हम चूड़ी ला देंगे सरकार की। तो पैसा कमाने वाले चोर होंगे वो जाए बीजेपी का। हम चढ़ रहे हैं, लेकिन आप आपका नेम प्लेट भी नहीं है। हम अपनी जान कुर्बान कर देंगे अगर 24 में मोदी आएगा। धिक्कार, हम फौजी नहीं कहलाएंगे। भारत माता के लिए बड़ा दुर्भाग्य है जो सैनिकों को डिटेन किया जा रहा है। चलाया था जो कि सत्याग्रह आंदोलन के नाम से, और आज यहाँ हमने सिर्फ 150 बच्चों की परमिशन मांगी थी और एक्स सर्विसमैन और बच्चों, जो कि सिर्फ मोदी जी से मिलकर अग्निपथ योजना के तहत जो पुरानी भर्तियाँ कैंसिल हुई है, आर्मी एग्ज़ाम, एयरफोर्स ज्वाइनिंग, ये सारी चीज़ें जिसकी खुद दिल्ली पुलिस लगातार 22 तारीख से, क्योंकि हमने 10 तारीख से जयपुर से शुरू किया था और जयपुर के बाद में हम 13 जगह एसडीएम और कलेक्टर साहब को ज्ञापन देते देते शांति से यात्रा करते हुए आ रहे थे। राजस्थान हरियाणा बॉर्डर पर पहुंचने के बाद 21 तारीख से खुद दिल्ली पुलिस लगातार कॉल करके कि भाई आप आ जाओ और शांति से आप धरना दो, आपको कोई नहीं रोकेगा। मैंने वीर सिंह साहब को कॉल करके बताया कि आप दिल्ली अपना डीसीपी ऑफिस में जाकर परमिशन ले लो, जिसकी ये वीर सिंह साहब ने परमिशन ली 23 अगस्त को, रिसीविंग दी उन्होंने। उसके बाद खुद मेरे से कॉल करके वहाँ के वो बोलते हैं कि भाई शांति से आना, आपके साथ कोई राजनीतिक पार्टी तो नहीं है। हमने बताया कि हम सिर्फ और सिर्फ वो बच्चे एक तो जो इससे पीड़ित हैं, जो 2 साल से 3 साल से मेहनत कर रहे थे भर्तियों की, और एकाएक जो कैंसिल हुई वो बच्चे हैं, उनके माँ बाप जो पहले ही मजदूर किसान जवान हैं, जो मजदूरी छोड़ के 15 दिन से मेरे साथ चल रहे थे, आज उनको राजस्थान बॉर्डर पर मेरे को छोड़ के आना पड़ा। उनकी हालात आप देखोगे, आंखों में आंसू थे उनके। वो सिर्फ क्या चाहते थे कि मोदी जी से मिलकर उन भर्तियों के बारे में अवगत कराना कि मोदी जी कम से कम आप अग्निपथ योजना लाए हो तो ये भर्तियाँ तो वापस कर दो। 23 को परमिशन देने के बाद में दिल्ली पुलिस कहती है कि ठीक है आ जाओ। 24 में सुबह मेरे से बात होती है उनके एसीपी साहब से, वो कहते हैं कि भाई आपको हम पीएम ऑफिस में मिला देंगे, 5 बंदे आ जाओ। हमने उसको भी एग्री किया, लेकिन फिर रात को 11 बजे साहब को मैसेज देते हैं कि आपकी परमिशन कैंसिल होगी। आज देखो कोई बोलते हैं कि यहाँ बहुत बड़ा बवाल है, ये है वो है, खाली पड़ा है जंतर मंतर, लेकिन हमारे बच्चों को नहीं आने दिया। सुबह जब मेरे को एसीपी साहब ने कॉल करके बताया कि भाई आप नहीं आ पाओगे, उसके बाद मैंने बोला कि डीएसपी साहब का नंबर दो, किसने कैंसिल की ये परमिशन और क्यों की है। वो कहते हैं कि ऊपर से ऑर्डर है कि बच्चे नहीं आ सकते, मतलब 150 बच्चे इस लोकतंत्र में। मैंने इसलिए सुबह भी एक वीडियो के जरिए कहा था कि अब इस देश में गरीब और आम आदमी के लिए कोई लोकतंत्र नहीं है, भारत आज भी गुलाम है। यहाँ अगर मेरे पास बहुत से राजनीतिक पार्टियों के फ़ोन आए थे कि हम आपके साथ धरने में चलेंगे, हम आपका सहयोग करेंगे, हमने सबको मना किया कि हमें राजनीति नहीं करनी, हमें सिर्फ और सिर्फ इन बच्चों की आवाज़ प्रधानमंत्री जी तक पहुँचानी है। और खुद दिल्ली पुलिस लगातार संपर्क में रही कि आप शांति से आओगे, बिना किसी राजनीतिक सपोर्ट तो आपकी बात ऊपर तक पहुँचाएंगे। लेकिन आज सुबह ये कहते हैं कि नहीं, ऊपर से ऑर्डर है, आप नहीं आ सकते। उसके बाद मैंने बड़ी मुश्किल से कोशिश करके कि ठीक है कम से कम आप हमारा ज्ञापन तो ले लीजिए। लोकतंत्र में अब मैंने बच्चों को भी सुबह कहा कि ठीक है एक बार फिर हम डेट लेंगे, धरना करेंगे, और अब मजबूरी में चाहे विपक्ष पार्टी हो चाहे कोई भी हो, नेता हो, उनके हाथ पैर जोड़ेंगे और उनको लेके आएंगे, क्योंकि आम आदमी को सरकार धरना भी नहीं करने दे रही है। शांतिपूर्वक जो कि 13 दिन जयपुर से चलकर हम 13 दिन धरना करते आए हैं, मात्र 100-150 बच्चे जो आराम से आ रहे थे और उनको भी आज रोक दिया गया। वहाँ पुलिस टीम भेज दी गई कि आप आगे नहीं बढ़ोगे, मैंने उनको छोड़कर, और ये कुछ एक लोग यहाँ आए हैं। उसके बाद आज हमारा हाई कोर्ट में भी था, हमें कोर्ट पे विश्वास था, मुझे अभी कन्फर्म नहीं है लेकिन सूचना मिल रही है कि पहले ही इन्होंने 4 हफ्ते का समय मांगा था, अब और 4 हफ्ते बढ़ा दिया गया। मैं पूछना चाहता हूँ हमारे उन तीनों जनरलों से जो सेनाध्यक्ष की कुर्सी पर बैठकर ये योजना लेकर आते हैं और जो चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं कि हमारी योजना
2 साल से हमारी तैयारी थी, तो क्यों नहीं कोर्ट को जवाब दे रहे आप? आपको मलाई चाहिए, 60 साल की सर्विस और पेंशन चाहिए, राजनेताओं को पेंशन चाहिए, अधिकारियों को पेंशन चाहिए, लेकिन जवान और किसान के बच्चे जो सीने पर गोली खाते हैं बॉर्डर पर, उनको बोलते हैं कि हम पेंशन बंद कर देंगे। मैंने कहा था अगर पेंशन देश पर बोझ है तो हम पूर्व सैनिक पेंशन छोड़ देंगे, लेकिन सबसे पहले अधिकारी खुद छोड़ें और ये नेता छोड़ें। खुद की नहीं बंद कर रहे, हमारी बंद कर रहे हैं। हमने धरने की कोशिश की, उसको कैंसिल कर दिया, और कोर्ट की तारीख जिनकी 2 साल से तैयारी है, कोर्ट को क्यों नहीं जवाब दे रहे? पहले इन्होंने 1 महीने का समय मांगा और आज की तारीख दी थी कि 25 तारीख को आएगा, अब फिर इन्होंने समय मांग लिया। इसका मतलब ना तो कोर्ट से और ना ही शांति तरफ धरने से जनता की आवाज़ इस देश में सुनने वाला कोई नहीं है, क्योंकि विपक्ष तो कमज़ोर है ही है और सत्ता पक्ष को इस तरह का घमंड हो चुका है। जैसे साउथ कोरिया में वो किंग जोन साहब चलाते हैं ना मनमर्जी, इस देश में वो मनमर्जी सिर्फ 1 या 2 आदमियों की चल रही है। मेरे को नाम लेने का जरूरत नहीं है कि वो कौन है। खुद के उनकी पार्टियों के नेता, बीजेपी के MP MLA तक कुछ एक लोगों ने इसका विरोध किया है। क्यों नहीं संसद में इसकी चर्चा हुई? क्यों नहीं आप इसको पूरे देश के सामने, प्रधानमंत्री जी खुद बोलते हैं अगर ये योजना अच्छी है। मैं पूछना चाहता हूं कि 4 साल के लिए कौन गोली खाएगा? आदमी सीने पर, बॉर्डर पर गोली इसलिए खाता है कि उसको लगता है कि मेरा देश मेरी रक्षा करेगा, लेकिन जिसको खुद की भविष्य की चिंता नहीं, वो गोली खाएगा क्या बॉर्डर पे? मैं आज आपके माध्यम से सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि हमारी परमिशन तो कैंसिल हो गई, लेकिन मैं ये जो हमारी मांगे थी मैं आप तक रखना चाहता हूं, इस मीडिया के जरिए और इन साथियों के जरिए कम से कम लोकतंत्र की आवाज़ प्रधानमंत्री जी तक, और ये न्यूज़ चैनल भी अगर हमारी पहुंचा दे तो। वैसे तो मुझे पता है कि आज हर एक न्यूज़ चैनल पर भी सरकार की नज़र है, जो भी अग्निपथ का नाम लेता है सरकार वहीं क्या कर रही है हमें पता है। तो मैं चाहता हूं जो हमारी मांगे थी, माननीय प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जी को हम ज्ञापन देना चाहते थे, जिसमें हमने लिखा था कि आपकी यह योजना, अग्निपथ जो योजना आई है, सेना में कार्यरत जवानों के लिए और जैशियों के लिए है, यानी ये योजना अफसर के लिए नहीं थी, सिर्फ जवानों के लिए। यानी सिर्फ जवान यंग चाहिए और अफसर बूढ़े हों, नेता बूढ़े हों, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो उन्होंने ये योजना जब लेके आए तो इसमें जवान कार्यरत हैं वो भी दुखी हैं, और नौजवान जो कि 10 लाख संख्या में हैं, और उनके परिवार जिसमें 65 बच्चे आपने देखा ही होगा सुसाइड कर चुके हैं। और अब कोर्ट पर विश्वास करने के बाद अगर कोर्ट भी लगातार तारीख आगे बढ़ाता है तो भविष्य में बच्चे क्या करेंगे क्या नहीं। आज मेरे साथ जो बच्चे थे जिनको मैं छोड़ कर आया हूँ, उनकी आंखों में आंसू थे। मजदूरी छोड़कर एक पिताजी जो मेरे साथ 13 दिन से, जिसके घर में बोलता था कि वो खुद एक कमाने वाला है, 1 टाइम की रोटी खा रहे हैं बच्चे, लेकिन वो धरने में मेरे साथ था। आज वो वापस चला गया कि अब लोकतंत्र भी खत्म है। तो मैं मोदी जी से सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि आप जो ये योजना लाए हैं अगर अच्छी है तो अधिकारियों और नेताओं पर भी लागू हो। और इसमें 5 हमने डिमांड रखी हैं। एयरफोर्स की ज्वाइनिंग, जिन बच्चों ने कंप्लीट प्रोसेस कर लिया था मेडिकल फिजिकल, उन एयरफोर्स के बच्चों की ज्वाइनिंग दी जाए। 7000 बच्चे हैं वो, और 5 लाख वो बच्चे जो एयरफोर्स का टेस्ट पहले दे चुके हैं, उनका अभी 2 साल से उनका रिजल्ट नहीं आया, और ये अग्निपथ का 10 दिन में रिजल्ट दे रहे हैं, और एक योजना का 2 साल में रिजल्ट नहीं दे पाए। तो एयरफोर्स की ज्वाइनिंग और उनका एक जो टेस्ट का रिजल्ट दिया जाए। आर्मी की लिखित परीक्षा, जो बच्चे 2 साल से मेडिकल फिजिकल कंप्लीट करके वो इंतजार कर रहे थे कि उनकी लिखित परीक्षा होगी और वो सेना में जाएंगे, सरकार ने उनके सपने तोड़कर ये भर्ती कैंसिल कर दी। हम चाहते हैं कि उनका लिखित परीक्षा करवाई जाए। तीसरी, उम्र सीमा में छूट। प्रोटेस्ट नई दिल्ली में नहीं कर सकते आप। हम प्रोटेस्ट नहीं कर रहे सर, हम अपनी मांग रख रहे हैं। कहा ना भी, आप समझा है ना भी आपको। ये देखो आप दिल्ली मैं आपको रिगार्ड करके सर क्या समझा रहा हूँ मैं, प्लीज आप पेपर जाकर मिलो। आपने बोले वहाँ नहीं करना, हम ये बाहर कर लेते हैं। नहीं, इसके कहने के बावजूद हम यहाँ 5 आदमी आपने कहा कि बाहर चले जाइए, हम बाहर आ गए। पर भी सरकार का ये रवैया है। मैं चाहता हूँ हमारी तीसरी जो मांग है, तीसरी मांग है कि उम्र सीमा में छूट। सरकार ने उम्र सीमा में जो 2 साल की छूट दी है, जो सिर्फ जनरल ड्यूटी वालों को दी है, आपको बता के आए ना वो जो टेक्नीशियन कल रख थे, जिन्हें पहले ही 23 साल होनी थी, उनकी 25 होनी चाहिए थी, जो सरकार ने नहीं दी। जगह है क्या? हमारी चौथी मांग 4 साल की सर्विस, हम जा रहे हैं तो अभी 4 साल की सर्विस जो बढ़ाई जाए, या तो फिर अधिकारियों के और नेताओं के भी लिए लागू की जाए। ये ज्ञापन की कॉपी मैं आपको दे दूंगा। 5वीं हमारी मांग है, जैसे ये देखो अभी भी गाड़ी बुला रहे हैं, ठीक है हमारे कुछ कर देंगे। पहले भी बच्चों ने इसी तरह कहा कि जब ये योजना आई, बच्चों ने जो भी तोड़फोड़ की, मैं मानता हूँ वो गलत था। आज हम शांतिप्रिय तरीके से आ रहे हैं, वो भी न्याय दे रहे।
उस दिन बच्चों ने जो गलती की उसकी हम माफ़ी भी मांगते हैं, और नहीं करना चाहिए था, लेकिन वो बच्चों के केस वापस नहीं होंगे तो वो चोरी बदमाश और गुंडे ही बनेंगे। बात रख सकते नहीं रख सकते, बिल्कुल आप देख रहे हैं कितनी जोर जबरदस्ती करे पुलिस। इन्होंने कहा था हम शांति प्रिय तरीके से अपनी बात भी नहीं रख सकते, यानी कि हम परमिशन के लिए अपोजिशन जो बोलते 23 तारीख को ये कर रखी है, हमने अप्लाई कर रखा है। आप देख सकते हो 23 तारीख को रात को 11 बजे रात को इन्होंने कैंसिल की है। अपोजिशन बोलता था कि लोकतंत्र खतरे में है, हमें हंसी लाती थी कि ये क्या बात करें, लेकिन आज हमें दुर्भाग्य से कहना पड़ता कि वाकई देश में लोकतंत्र नाम की चीज नहीं है। हम यहाँ पर आपने बताया कि बाहर जाके कर लीजिए लाइव, हम बाहर आके लाइव कर रहे हैं, कोई हुड़दंगबाजी नहीं, कोई नारेबाजी नहीं, अपनी बात ही तो रख रहे हैं आपके सामने। अगर मीडिया के सामने भी अपनी बात नहीं रख सके तो देश में लोकतंत्र नहीं है, बिल्कुल देश का लोकतंत्र समाप्त है। और दुर्भाग्य से मुझे कहना पड़ता है पूरे देश को ये इसका विचार करना पड़ेगा। साथियों, अगर पुलिस हमें लेके जाती है हम जाने के लिए तैयार हैं, हम शांति प्रिय तरीके से पुलिस के पास उसको मानेंगे। ये बताइए कि अग्निपथ योजना आप बताइए, 3 साल से जिन बच्चों ने सारा प्रोसेस करके बैठा है, पहले आप उनको क्लियर करते उसके बाद में अग्निपथ लेके आए। अग्निपथ में आपको अधिकारी को पेंशन है, हमारे नेताओं को पेंशन है, ये 4 साल के बच्चों को पेंशन क्यों नहीं साहब? एक ही सेना बची थी जो देश के लिए कुर्बानी देती है, कुर्बानी देने वालों को पेंशन नहीं है। बताइए, नेताओं को पेंशन 5 साल पूरे देश को लूटते खाते हैं, नेताओं को पेंशन है, लेकिन गरीब के बेटे को पेंशन इस देश के अंदर बड़े दुर्भाग्य से कहना पड़ता मुझे। इस देश को सोचना पड़ेगा, इस देश का पूरा एक व्यक्ति तब महफूज रहता है, रात की नींद लेता है, तब देश का सैनिक अपनी कुर्बानी देता है। वहां पर माइनस टेम्परेचर हो, तब वहां रेगिस्तान हो, तब हम कुर्बानी देते हैं, अपनी जान हथेली पे लेकर खड़े होते हैं, तब देश का एक व्यक्ति, चाहे पुलिस प्रशासन हो, चाहे देश का नेता हो, तब जाकर के रात की नींद लेता है साहब। तो प्रधानमंत्री तो अपनी नींद उड़ा के देश के बारे में सोचते हैं। हाँ नहीं, ये तो वाह, कितने अच्छे प्रधानमंत्री साहब हैं, इतने अच्छे प्रधानमंत्री। जैकेट पहनने से, दिवाली मनाने से देश के सैनिकों के हित से नहीं होते। आप बहुत ही दुर्भाग्य से कहना पड़ता है, हिंदुस्तान की पहली निकम्मी सरकार है। इसी सरकार ने पैरामिलिट्री फोर्सेस के हमारे सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी जितनी हमारे अर्धसैनिक बलों की पेंशन अटल बिहारी वाजपेयी के समय में बंद हुई, और यही सरकार अब सेना की पेंशन घुमा फिरा के अग्निपथ के माध्यम से बंद कर दी। अग्निपथ जो सैनिक जाएंगे, ना उनकी पेंशन है, ना उनके मेडिकल फैसिलिटी है, ना कैंटीन फैसिलिटी है। ऐसी निकम्मी सरकार इस हिंदुस्तान में है, भगवान इसको सद्बुद्धि देना मोदी साहब को। मोदी साहब विनती करते हैं आपसे, आश्वासन देते हैं, हम सदैव आपका सम्मान करेंगे, सदैव आपका सम्मान करेंगे अगर आप इन बच्चों को न्याय दे दीजिए। अन्यथा 2024 में आपका झोला अगर नहीं उठवा दिया, हम फौजी नहीं, पूरे देश से अपील करते हैं प्यारे देशवासियों, सौगंध आपको इस माटी की, सौगंध इस देश की, आपको इस माँ भारती की सौगंध है। अगर 2024 में अगर मोदी साहब ने इसको वापस नहीं लिया तो 2024 में धिक्कार है आप लोगों के ऊपर। मोदी साहब को अगर झोला उठा के नहीं भगा दिया, हम फौजी हैं, एक एक गांव में जाएंगे, एक एक व्यक्ति तक जाएंगे, जगाएंगे देश के सोए लोगों को, जो अंधभक्त बने हुए हैं उन अंधभक्तों को भी जगाएंगे कि दलाली करने की आवश्यकता नहीं है। इस सरकार की अगर चूल नहीं ला दी, हम फौजी नहीं, हम ऐलान करते हैं मोदी साहब आपको, और आपको विनती भी करते हैं अगर आप इसको वापस ले लेते हैं, सदैव हम आपके आभारी रहेंगे, हम आपके साथ रहेंगे। लेकिन आपने अगर वापस नहीं लिया, बच्चों को न्याय नहीं दिया, हम फौजी हैं, हमें गोली मरवा दो, हमें फांसी लगवा दो, हम डरने वालों में से नहीं है। अरे वहां से जिंदा बच के आगे तो यहाँ से तुम्हारी क्या औकात है भगवान, हमें यहाँ भी जिंदा रहेंगे, हम बच्चों की लड़ाई लड़ेंगे। एक सवाल है कि जो नवयुवक है, भारत अभी युवाओं का देश है, उन युवाओं को अपने आवाज उठाने पर, जैसे अग्निवीर की आप बात कर रहे हैं, उनको बोला गया कि जो भी प्रदर्शन में नजर आएगा उसको वीडियो चाहे किसी भी मार्फत से पहचान करके उसको अग्निवीर योजना में भाग नहीं लेने दिया जाएगा। ये सिर्फ एक धमकी है सरकार की तरफ से। अब आप ये बताइए कि इस लोकतंत्र में आवाज उठाने पर इतनी बड़ी रोक लगा दी गई है, तो क्या युवक जो है जिसके लिए किया गया है उनको भी तो आगे आना चाहिए ना? भाई साहब आ रहे थे, बच्चे आ रहे थे, वो क्या गया सर, हम लोगों ने उसको मना कर दिया कि बेटा चलो मत आओ। हम 5-7 आदमी आए हैं, हमें भी अपनी बात नहीं रखने दिया जा रहा। आप देख रहे हैं कैसे धक्काशाही कर रहे हैं कि बुलाओ, गाड़ी बुलाओ, इसको थाने में लेके चलते हैं। अरे थाने में क्या, हमें जहां मर्जी जेल में डाल दो, जहां मर्जी काला पानी में डाल दे, हम फौजी हैं, हम डरने वाले में से नहीं है। धिक्कार, हमने चूड़ियां नहीं डाल रखी, हम चूड़ी ला देंगे सरकार की। सरकार को अगर किसी प्रकार का अंदेशा हो कि हम फौजी डरने वाले से, हम नेता नहीं है,
हम नेताओं से बता देते हैं, नेताओं को इस देश में जूते मारेगी जनता। मैं बता देता हूँ, देश का नाश कर देता हूँ। सेनाओं के जितने बड़े अधिकारी हैं वो तो कह रहे हैं कि अग्निपथ योजना बहुत अच्छी बिल्कुल, है। मैं कह रहा हूँ कि आज बड़े दुर्भाग्य से कहना पड़ता है, उन लोगों को गवर्नर की सीट दिखाई देती है जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, हमारे अब जनरल साहब हैं, उनको गवर्नर का जो है लालच दे दिया जाता है, CDS बनाने का लालच दे दिया जाता है। दुर्भाग्य से कहना पड़ता है, ऐसे कलंकित अधिकारी हिंदुस्तान के इतिहास में कभी नहीं आए। अरे जनरल मानेक शाह साहब था, इंदिरा गांधी ने जो है युद्ध करने का आदेश दिया, लेकिन उन्होंने कहा कि वो अपनी फौज को मरवा नहीं सकता, हमारी तैयारी होगी तो हम अपना आप युद्ध करेंगे। ऐसे जनरल साहब को सलाम है। आज के जो जनरल हैं, ऐसे कलंकित, ऐसे गद्दार, ऐसे जनरल कभी इस देश की सेना में नहीं हुए। धिक्कार है, वो माँ भी रो रही होगी जिस माँ ने इन जनरलों को पैदा किया होगा, उसको क्या पता मैं अपनी कोख से गद्दार जनरलों को पैदा कर रही हूँ। धिक्कार है जनरलों को। लेकिन सर आप यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं और एयरफोर्स में, नेवी में लाखों भर्तियां निकल रही हैं, बच्चे भर रहे हैं फॉर्म। अरे बेटा, एक चपरासी की नौकरी निकलती है तो देश में इतनी हमारे जो है बेरोजगारी है, उसके लिए PhD होल्डर अप्लाई करते हैं। ये तो सेना की है। लोग सोचते चलो भागते चोर की लंगोटी सही, मजबूरी में जा रहे हैं बेचारे, 4 साल ही नौकरी कर लेते हैं, कुछ तो उद्धार होगा। 4 साल तो जिंदगी जिएंगे, सिर्फ इतना है, खुशी से कोई नहीं जा रहा। सरकार कह रही है ट्रेनिंग देंगे, इससे सशक्त होगा देश। बेटा ये ट्रेनिंग जो नौकरी 15 साल 20 साल में सशक्त करते थे हम लोग, वो 4 साल वाले सशक्त कर देंगे क्या? पता ही आप लोग, मैं एक चीज बताता हूँ, आर्मी के अंदर एक मैप रीडिंग क्लास होती है। मैप रीडिंग क्लास 1 होती है। वन क्लास कम से कम एक सैनिक की, ध्यान से सुनना भाई, मैप रीडिंग क्लास 1 जब एक सैनिक की कम से कम 10 साल नौकरी होती है, तब जाकर के उस मैप रीडिंग क्लास 1 नंबर 1 में वो नंबर पड़ता है। और बिना क्लास 1 किए हवलदार से नायब सूबेदार जेल प्रमोशन नहीं होता। यानी कि उस क्लास की इतनी इंपॉर्टेंस है। यानी कि मैप रीडिंग, मैप के द्वारा, कंपास के द्वारा अपनी पोजीशन निकालना अपने बॉर्डर के ऊपर, बॉर्डर एरिया में, और वहाँ पर जब हम होते हैं, अगर मैप रीडिंग क्लास 1 नहीं है, अरे गोला दागना होगा उस अग्निपथ वाले को पाकिस्तान पे, और गोला दागेगा हिंदुस्तान पे। ऐसे दुर्भाग्य होने वाला है, अपने ही जवानों के गोलों से हमारे हिंदुस्तान के लोग मरेंगे। मैं कहना चाहता हूँ, अगर इस देश का कोई भी जनरल साहब या देश का कोई मंत्री, प्रधानमंत्री अगर मेरी बात को काट दे, मेरे को फांसी पर लटका देना, मैं फौजी हूँ। हम झूठ नहीं बोलते। लॉजिक जो दिया जाता है वो कहते हैं कि हमारी जो फौज की एवरेज एज है वो 32 के आसपास है, उसे घटा के 25-23 के आसपास लेके आना है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मैं आपका सवाल समझ गया। हाँ। आप बताइए, लड़ाई अकेला जवान लड़ता है क्या? अधिकारी लीडर होता है हमारा, और लीडर लीड्स फ्रॉम द फ्रंट, लीडर फ्रंट से लीड करता है। अगर वो होगा 55 साल का बूढ़ा खप्पड़ और जवान होगा 28 साल 22 साल का, कॉम्बिनेशन होगा क्या? उसको लीडर को तो लीडर फ्रंट से लीड करना पड़ेगा, अधिकारी आगे से लीड करता है, जवान पीछे रहता है, फाइटिंग ट्रुप पीछे रहती है। वो जैसे आदेश करता है वैसे उनको एक्शन लेना पड़ता है। आप बताइए, वो बूढ़ा होगा, ऑफिसर बूढ़ा होगा, 55 साल का खप्पड़ होगा और जवान 22 साल का होगा, कॉम्बिनेशन मिलेगा क्या? बताइए आप लोगों, पहाड़ी चढ़ेगा वो 55 साल का पहाड़ी चढ़ेगा और ये 22 साल का पहाड़ी चढ़ेगा। अंतर है कि नहीं है? जब जवान आपको जवान चाहिए, सोल्जर आपको जवान चाहिए, अधिकारियों की भी 22 साल नौकरी करिए। ये देश के नेता हैं, 80 साल में देश की सेवा करते हैं, ये सेवा करते हैं, देश को लूटने का काम, अय्याशी का काम करते हैं। मौका मिलेगा देश के जवानों को, हम मौका देंगे। फौजी आ चुके हैं मैदान में, बेटा होशियार हो जाओ। सर, आप 2024 का यहाँ से बैठकर टारगेट लेकर चल रहे हैं कि सरकार अगर आपकी बात नहीं मानी तो 2024 में आप दिखा देंगे कि बिल्कुल 2024 में मैं ऐलान करता हूँ, 2024 में सैनिक भाइयों अपनी पार्टी बनाएंगे और पूरे देश में हम मौका देंगे वतन के भारतीय माँ भारती के वीर सपूतों को। सच्चे भाई जो पैसा कमाने वाले चोर होंगे वो जाएं बीजेपी, कांग्रेस, केजरीवाल के पास, और जो ईमानदार हैं वो फौजी भाइयों के साथ में मौका फौजी देंगे। 543 सीटों पे उम्मीदवार हम खड़े करेंगे अगर आप इनको वापस नहीं लेते तो, और इस कानून को हम वापस लेंगे। हम फौजी हैं, फौजी की जुबान होती है, हम नेता नगरी में नहीं आना चाहते। हमारा कोई मसला नहीं, हमारा काम है, हमारा काम है देश की रक्षा करना। बीजेपी के बड़े नेता ये कह रहे हैं कि हम नौकरी दे देंगे बाद में, कह रहे हैं नौकरी क्या? अरे हमें नहीं मिलती, उन 4 साल वालों के क्या नौकरी? क्या वो तो बीजेपी दफ्तर में जो है सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी देंगे हमें। यानी कि एक सेना का मान सम्मान बीजेपी के दिमाग में सिर्फ सिक्योरिटी गार्ड है। इन्होंने खुद बोला था ज्ञापन देने 5 आदमी आ जाओ। हमारी 150 बच्चों की टीम थी जो हमने राजस्थान बॉर्डर पे छोड़ दी। उसके अलावा आप देख रहे हो ये जबरदस्ती कि चलो ले चलो तो ले चलो साहब। इन्होंने खुद SHO साहब ने फोन करके बोला था ज्ञापन दे देंगे आपका। उसके बाद इनके DCP साहब ने बोला था ज्ञापन दे जाओ।
हम 150 बच्चों को वहाँ छोड़कर यहाँ आए हैं और ये डिटेन कर रहे हैं। देख लो, कोई बात नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं। हम अग्निपथ योजना के लिए आज हमने परमिशन मांगी थी, जो इन्होंने खुद 23 को परमिशन दी थी। सुबह इन्होंने बोला कि आपकी परमिशन कैंसिल है, आज सुबह कैंसिल कर। इसलिए हमारे जो 150-200 बच्चे थे हमने राजस्थान में छोड़ दिया और हम अकेले आए 5 आदमी। इन्होंने खुद बोला ज्ञापन देने आ जाओ। अब हम ज्ञापन देने आ गए, यहाँ मीडिया आप पूछ रही है तो हम बता रहे हैं, तो उनको तकलीफ हो रही है, बोल रहे हैं आपको गिरफ्तार करेंगे, तो हम तैयार हैं। हम अग्निपथ का जो पुरानी भर्तियां हैं उनका विरोध करते हैं कि जो पुरानी भर्तियां कराई जाए। 2-2, 3-3 साल से जो किसान जवानों के बच्चे जो भर्तियों की तैयारी कर रहे थे, जो कैंसिल हुई है, हमने 5 मांग हमारी ये थी, जिनको लेकर हम यहाँ सिर्फ आज ज्ञापन के लिए आए थे। खुद इनके एसपी डीसीपी साहब बोलते हैं ज्ञापन दे दो, और अब ये हमें बोलते हैं कि चलो बंद कर देंगे। अरे कर दो बंद भाई, वैसे भी हम तो अपनी आधी जिंदगी फौज के नाम बंद कमरों में ही करके आ गए। अरे उन बॉर्डरों पे हमारे लिए इस कैद से बड़ी कैद थी। घर में परेशानी होते हुए छुट्टी तक नहीं मिलती थी, हम हंसी खुशी वहाँ जीते थे और सामने गोली का सामना करते थे। क्यों? हमें पता था कि सरकार हमें पेंशन दे रही है, पूरा कर रही है। लेकिन आज जिसको 4 साल के बाद कहेंगे कि विदाउट पेंशन आउट कर दिया जाएगा, वो गोली खाएगा क्या? कल अगर लड़ाई लड़ी जाएगी और उसको फोन करेंगे कि भाई आजा रिटायर होने के बाद, क्या वो आएगा? वो इनके जूते और मारेगा कि आपने जिस दिन हमारे को 75% को आउट किया था, हम क्यों आएंगे? तो मैं चाहता हूं जिस दिन अगर देश में लड़ाई हुई, आज चारों तरफ से दुश्मन से घिरा हुआ हमारा देश है, क्या हालत होगी? आज जो लोग चुप हैं उनको ये पता चलेगा कि यहाँ भविष्य में क्या होगा। मैं फिर सिर्फ सरकार से ये, आपके साथ जो एसएससी जीडी वाले भी क्या आज अभ्यर्थी थे? एसएससी जीडी वाले तो हमारे साथ कम थे बच्चे, हमारे साथ ज़्यादा आर्मी एयरफोर्स के बच्चे ज़्यादा थे, जिनके एग्जाम कैंसिल हुए वो बच्चे थे। और इनकी सूचना के आधार पर उन बच्चों को हम छोड़ कर आए राजस्थान बॉर्डर पे। वहाँ पुलिस हमारे पास वहाँ भी पहुंची थी, बोले भाई आपकी परमिशन कैंसिल कर दी गई। सुबह इन्होंने वहाँ किस तरह का व्यवहार था पुलिस का आपके साथ? राजस्थान पुलिस ने हमारे पूरा कोऑपरेट किया। 15 दिन की हमारी यात्रा थी। 15 दिन में हम पहले जयपुर कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया शांति से, उसके बाद आमेर, शाहपुरा, कोटपुतली, बहरोड, नीमराना तक हम ज्ञापन शांति से देते हुए आ रहे थे। फिर उसके बाद हरियाणा में हमने आना था। हरियाणा पुलिस के ही रवैये बदल गए थे, लेकिन उसके बाद खुद दिल्ली पुलिस के एसीपी साहब और दिल्ली पुलिस कहती है कि भाई आप आ जाओ, शांति से ज्ञापन दे दो, और इन्होंने 23 की परमिशन दी थी हमारे को। देखिए आप पीछे देख सकते हैं कि ये पुलिस की गाड़ी आ गई है इनको डिटेन करने के लिए, और आप यहाँ पे वो परमिशन नहीं, इनकी लास्ट मोमेंट पे परमिशन कैंसिल कर दी गई थी और इनको जो है वो डिटेन कर लिया जा रहा है। जंतर मंतर जो है सर, देख रहे हो आप, जबरदस्ती है यहाँ। सर आप एक्स सर्विसमैन है, तब भी आप इस सर्विसमैन, हमारी सिर्फ 5 मांग थी जो सरकार को भी रखना चाहते थे। इन 5 एक्स सर्विसमैन को भी देखिए किस तरीके से, किस बुजुर्ग है वो सलूटी के साथ लेके जाया जा रहा है। हम चढ़ रहे हैं लेकिन आप आपका नेम प्लेट भी नहीं है। भारत माता की जय, इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद। मैं चाहता हूँ कि हमारी मांग की कॉपी मीडिया एक मुझे कॉपी दे दीजिए आप। हाँ जी, एक कॉपी आप ऊपर हो जाओ, कॉपी तो लेंगे सर। काफी उससे खिड़की से ले लो। देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं कि महज 4-5 लोग थे और उन्हें भी डिटेन कर लिया है। इनकी तरफ लगेगी, आपको पूरा हिंदुस्तान देखेगा। आपको 2024 में मोदी साहब 2024 में आपकी अगर चोल नहीं उखाड़ दी, हम फौजी हैं, हम अपनी जान कुर्बान कर देंगे। अगर 24 में मोदी आएगा तो कारा फौजी नहीं कहलाएंगे। भारत माता के लिए बड़ा दुर्भाग्य है जो सैनिकों को डिटेन किया जा रहा है और एप्लीकेशन देने के बाद भी रात को 11 बजे मैसेज देते हैं कि आपकी जो एप्लीकेशन है वो नामंजूर कर दी। ये बहुत गलत बात है। ऐसे नौजवानों का जो है दुर्भाग्य हो रहा है। जितना ही अफसरों का टायर नहीं किया होगा ना, उतना हम लोग कमर में टायर बांध कर खींच देता है फील्ड में। इनको क्या पता है फौजी कैसे बनते हैं। बरसात, गर्मी, जेठ, हर दिन हम लोग फील्ड में दौड़ते हैं इसलिए कि मुझे फौजी बनना है। लेकिन ये लोग भारत माता की देखिए आप ये देख सकते हैं कि महज 4 एक्स सर्विसमैन थे और उनको भी जो है बात करने नहीं। अब फिर से भगत सिंह तैयार होंगे, अब फिर से भगत सिंह तैयार होंगे, राजगुरु सुखदेव भी होंगे और ये पुलिस प्रशासन भी। देखिए आप इस वक्त देख सकते हैं कि ये बस में भर के महज 4 एक्स सर्विसमैन जिन्होंने अपनी
अपने देश के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी कुर्बान कर दी। इनको मुझे नहीं लगता बहुत अच्छी पेंशन मिलती होगी और मुझे ये भी नहीं लगता कि बहुत अच्छी जो है सैलरी मिलती होगी, लेकिन ये आज अपने नौजवान साथियों के लिए जंतर मंतर पर आए थे। जो अग्निपथ योजना केंद्र सरकार लेके आई है, महज 4 साल की नौकरी। बहुत मौजूद सवाल इन्होंने पूछा है कि 4 साल की नौकरी के लिए क्या कोई 22-23 साल का लड़का गोली खाने को राज़ी होगा? ये सवाल है और ये सवाल बहुत ही ज़रूरी है। उस बच्चों को कोई पेंशन नहीं है, कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं है और ना ही कोई पेंशन है। 4 साल की नौकरी और 75% को वो बाहर कर देंगे। ये हमारे देश का भविष्य क्या इसी तरीके से बनेगा? क्या हम इसी तरीके के ऑफिसर्स तैयार करेंगे जिनको महज 4 साल का एक्सपीरियंस होगा? 4 साल के एक्सपीरियंस के बाद क्या वो एक बैटल स्ट्रैटेजी सीख पाएगा? क्या वो एक युद्ध रणनीति सीख पाएगा? ये सारे सवाल यहाँ पर इन लोगों ने पूछे और इस देश के रोज़गार की हालत ये देखिए। महज 4 साल की नौकरी बिना किसी सोशल सिक्योरिटी के 7 लाख लोग अप्लाई कर देते हैं। 7 लाख लोग। इस सबको आपको समझना पड़ेगा कि इस देश में क्या चल रहा है। प्रदर्शन करने 4 लोग आते हैं और उन्हें 4 लोगों को भी इतने बड़े जंतर मंतर पे जो कि खाली पड़ा हुआ है, कुछ ज़्यादा प्रदर्शन भी नहीं है आज, और उन्हें परमिशन नहीं दी जाती है। इस जंतर मंतर पे हज़ारों की भीड़ आ सकती है लेकिन 4 लोग नहीं आ सकते हैं, क्योंकि वो सरकार से सवाल पूछ रहे हैं और वो सैनिक हैं जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी दांव पे लगा दी है। और जंतर मंतर पे बहुत ही कम डिटेंशन हमें दिखाई देता है कि बहुत कम ही लोगों को डिटेन किया जाता है, लेकिन आज जो है इस गिनती को बड़ा ध्यान से समझिए कि 4 लोग हैं और उन्हें डिटेन कर लिया गया है। आप देख सकते हैं जो लोग बेवकूफ़ियत से भरे हुए हिंदू राष्ट्र के जो है वो खत पढ़ते हैं आकर कि आज से हिंदू राष्ट्र जो है वो बना दिया गया है। हमने आपको कई बार दिखाया हिंदू राष्ट्र का कानून पास हो रहा है जंतर मंतर पर, कोई भी ऐरा गैरा आके कुछ भी पढ़ दे रहा है और ख़बर बन रही है। लेकिन जब वाजिब सवाल पूछे जाते हैं तो आप देखिए पुलिस प्रशासन जो है वो नाराज़ भी है। इस वक्त पुलिस प्रशासन नाराज़ है और वाजिब सवालों की जंतर मंतर पर जगह ख़त्म हो गई है। इकलौती जगह जो दिल्ली में बची थी जहाँ पर लोग शांति से आगे प्रदर्शन कर सकते थे, वो जगह भी धीरे धीरे ख़त्म कर दी जा रही है। और उसी पुलिस बल द्वारा, उसी सुरक्षा बलों द्वारा जिनके समर्थन में आज जो है वो प्रदर्शन था। ये विडंबना देखिए, इस विडंबना को बहुत अच्छे से समझिए कि जब ये देखिए पूरा जंतर मंतर खाली आपको दिख रहा है, एक छोटा सा प्रदर्शन वहाँ है और तब भी 4 लोगों के लिए जंतर मंतर पर जगह नहीं है। अंत में मैं आपको यही बात कहना चाहूँगा कि दिल्ली के लोकतंत्र, दिल्ली जो कि लोकतंत्र का प्रतीक है और जंतर मंतर इस लोकतंत्र को जीवंत रखता है, क्योंकि यहाँ पर प्रदर्शन होते रहते हैं। और इस खाली पड़े जंतर मंतर पर भी 4 लोगों के लिए जगह नहीं है। मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, 4 लोग, महज 4 लोगों के लिए जंतर मंतर में जगह खत्म हो गई है क्या? और इस देश का भविष्य क्या होगा जब हम 4 साल की नौकरियां बांटेंगे? यही सवाल, ऐसे ही जानकारियां, ऐसी ही खबरें हम आप तक रोज लाते रहते हैं। कैमरे के पीछे मेरे साथी आशीष के साथ नेशनल दस्तक के लिए धारण की रिपोर्ट। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।